हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के फिटर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 740 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। इन प्रश्नों को हमने लिया है पुराने क्वेश्चन पेपर्स और भारत स्किल्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन बैंक से। फिटर का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा उसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के लिए हमने जो है सिर्फ 55 प्रश्नों को रखा है। ये जो 55 प्रश्न है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये जो 55 क्वेश्चन होंगे इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम प्रश्न करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, लकड़ी की आग, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो जो लकड़ी या फिर कागज की आग होती है वो क्लास ए कैटेगरी की आग होती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा इसे हम आर्ड लेग कैलिपर भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे जो आपको हथौड़ा दिखाई दे रहा है, तो जो हैमर का साइड वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं चिक, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इसके ऊपर हथौड़े का वजन और इस हथौड़े से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो लिखी होती है। इसके अलावा जिस भाग के अंदर हथौड़े का हैंडल जो है फिट किया जाता है उसे कहते हैं आई होल, जो कि ऑप्शन डी है। और हैमर का जो हिस्सा मेटल पार्ट को पीटने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि नीचे की तरफ है, उसे कहते हैं फेस। इसके अलावा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये आप देख सकते हो, ये होता है इसका पेन। चौथा प्रश्न है, पाइप वाइस के जो का वी ग्रू कोण होता है। तो जो पाइप वाइस होता है जिसका इस्तेमाल पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है, उसके जो जबड़े होते हैं 90 डिग्री के एंगल में मुड़े हुए होते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, रेती निम्न में से बनाई जाती है। तो जो रेती होती है वो हाई कार्बन स्टील धातु की बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, पीपीई का अर्थ है। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। शरीर की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी उपकरण होते हैं वो पीपीई के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हेलमेट, दस्ताने, जूते, एप्रन इत्यादि। सातवां प्रश्न है, इस वाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो आपको वाइस दिखाई दे रहा है ये एक हैंड वाइस है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चाबी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर छोटे साइज की जो जॉब है उनको पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आठवां प्रश्न है, छैनी निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो जो छैनी होती है वो भी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, धातुओं को उनके भौतिक गुणों से पहचाना जाता है तथा यह गुण डैश होते हैं। तो धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई देते हैं वो उनके स्थायी गुण होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। स्थायी गुणों में आते हैं धातु की चमक। धातु चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसको जब हम थोड़ा सा खींचते हैं तो उसके अंदर हमें चमक देखने को मिलती है, तो ये धातु का एक स्थायी गुण है। 10वां प्रश्न है, टैपिंग करते समय ड्रिल का साइज टैप से डैश रखा जाता है। टैपिंग का मतलब है कि जब हम किसी मेटल पार्ट में आंतरिक होल के अंदर चूड़ियां बनाते हैं तो उसे टैपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रिल का साइज होता है वो हमेशा टैप से कम रखा जाता है, यानी कि छोटा रखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊं कि यहाँ पे एक इस तरह का होल है और ये जो होल है ये हमने ड्रिल से किया है। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक टैप भी होगा, तो जो टैप होगा उसका व्यास मान लो इतना 10 mm है। तो जो हमने ड्रिल होल किया है इसका जो साइज होगा वो हमेशा 10 mm से कम ही रखा जाएगा। ये जो 10 mm होगा ये इस पर जब चूड़ियां बनाएगा अंदर की तरफ, तो इसका कुछ हिस्सा चारों तरफ से काटेगा, जिससे इसके अंदर जो है चूड़ियां बनेगी। इसीलिए जो ड्रिल का साइज होता है, ये जो ड्रिल का साइज है ये इससे कम रखा जाता है। 11वां प्रश्न है, शोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ है। तो जो शोल्डरिंग बिट होती है वो तांबे की बनी होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉपर। कॉपर का हिंदी में मतलब होता है तांबा। 12वां प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो काले रंग का होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। इसके अलावा जो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है उसका रंग होता है मैरून, जो कि ऑप्शन ए है। 13वां प्रश्न है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डैश गैस की मात्रा अधिक होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जो है ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो है एसिटिलीन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, पूरक छड़ का गलनांक बेस धातु से डैश होना चाहिए।
पूरक छड़ का मतलब होता है फिलर रोड, यानी कि वेल्डिंग करते समय जो हम रोड यूज करते हैं जो कि पिघल करके मेटल पार्टों को जोड़ने का काम करती है, तो उसका जो गलनांक होता है उस बेस धातु से, जिस धातु को हम जोड़ रहे हैं उससे हमेशा कम रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न है, ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसती है उसे डैश कहते हैं। तो जो ड्रिल की बिट होती है, ये इस तरह से ड्रिल की बिट है, तो एक चक्कर में ये जितना मेटल पार्ट के अंदर की तरफ जाएगी उसे कहते हैं फीड, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। 16वां प्रश्न है, एक पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन पर फ्लैंज को ड्रिल करना है, आप किस मशीन का चयन करेंगे? यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। न्यूमेटिक का मतलब ये होता है कि ये जो ड्रिलिंग मशीन होगी ये कंप्रेस्ड एयर से चलती है, यानी कि इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, ये हवा के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अलावा जो खदानें होती हैं, जो कि कोयले की खदानें होती हैं या फिर कुछ ऐसी फैक्ट्रियां, कंपनियां जहां पर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जहां पे आग लगने का खतरा होता है, तो वहां पे न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैप में टेपर लीड रखी जाती है। तो जो टैप होता है जो कि आंतरिक होल की चूड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी जो टेपर लीड होती है, जैसे कि मान लो कि जो आपका टैप है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसके चारों तरफ जो है इस तरह से चूड़ियां होंगी। तो जो टेपर लीड क्या होती है कि ये जो टैप है मान लो कि हमारा यहाँ तक का है, तो इसका जो आगे का हिस्सा है वो आगे की तरफ इस प्रकार से कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये इसीलिए होता है ताकि जो है चूड़ी काटते समय कट को आसानी से स्टार्ट किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो टेप होता है उसमें टेपर लीड जो है चूड़ी काटते समय आसानी से कट को प्रारंभ करने के लिए रखी जाती है। 18वां प्रश्न है, पिग आयरन बनाने के लिए प्रयुक्त भट्ठी का नाम क्या है? तो पिग आयरन बनाने के लिए जो है ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 19वां प्रश्न है, बिजली बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। तो बिजली का बल्ब जो होता है उसमें जो तार आपको देखने को मिलती है वो टंगस्टन स्टील की बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 20वां प्रश्न है, कांसा एक मिश्रित धातु है। कांसा यानी कि ब्रोंज, जो ब्रोंज होता है वो तांबे और टीन का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 21वां प्रश्न है, वेल्डिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। फास्टनर का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल करके हम मेटल पार्टों को जोड़ सकें। तो वेल्डिंग क्या है? वो एक स्थायी फास्टनर है, यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल पार्ट जो होते हैं वो परमानेंट रूप से जुड़ जाते हैं, यानी कि जब हम उनको अलग करना चाहते हैं तो इससे मेटल पार्ट भी क्षतिग्रस्त होता है। 22वां प्रश्न है, वाशर एक अस्थायी फास्टनर है, इसके प्रयोग से डैश। तो जो वाशर होती हैं उनका इस्तेमाल नट बोल्ट के साथ में किया जाता है मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो जब हम वाशर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नट का जो दबाव क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नट के दबाव क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हम वाशर का इस्तेमाल करते हैं। 23वां प्रश्न है, इस स्क्रू को खोलने व कसने के लिए एलन की का प्रयोग किया जाता है। इसे ज्यादातर जो है एल की के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी एल की होती है आपने देखा होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है एल की शेप में देखने को मिलती है, और जो उसका सिरा होता है जिसका इस्तेमाल हम नटों को खोलने के लिए करते हैं वो इस प्रकार से जो है हेक्सागोनल होता है, यानी कि उसकी जो है 6 भुजाएं होती हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो एलन की होती है ये हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न है, लेथ बेड बनाया जाता है। तो जो लेथ मशीन होती है उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, जो उसका बेड होता है जिस पर वो रखी होती है, वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। सिर्फ लेथ मशीन नहीं बल्कि जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं कंपनियों के अंदर, उनके जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन के वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। 25वां प्रश्न है, मशीनों को स्थापित करते समय मशीन की लेवलिंग निम्न में से किस उपकरण से की जाती है? मशीन की लेवलिंग यानी कि मशीन जो है बिल्कुल सही लेवल में जो है जमीन पे रखी जाए, उसका लेवल जो है बिल्कुल समान हो, तो उसके लिए जो है स्प्रिट लेवल का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। 26वां प्रश्न है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो उसे कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 27वां प्रश्न है, इस वाइस का नाम क्या है? ये जो वाइस है ये एक पिन वाइस है। ज्यादातर जो घड़ी साज होते हैं, घड़ियों के जो मिस्त्री होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए। 28वां प्रश्न है, इस फाइल का नाम क्या है? ये जो रेती आप देख रहे हैं ये एक रास्प कट फाइल है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
ये एक रास्त कट फाइल है। 29वां प्रश्न है, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो खोखली बेलनाकार जॉब होती है वो होते हैं पाइप, और पाइपों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पाइप वाइस, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 30वां प्रश्न है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? तो मार्किंग के लिए जो हम हथौड़ा यूज करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 31वां प्रश्न है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो एक्स के रूप में जो आपको चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है ये है टूल रेस्ट। यहाँ पे हम टूल को आराम से रख करके उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उस पर काम करते हैं। 32वां प्रश्न है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो जब हमें किसी जॉब को इस तरह से गोलाई में काटना हो तो उस समय हम जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 33वां प्रश्न है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो जब हमें बड़े व्यास का एक बड़ा वृत्त बनाना हो तो वहां पे हम जो है यूज करते हैं ट्रेमल का, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 34वां प्रश्न है, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? तो जहाँ पे बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहां पे अगर हमें वेल्डिंग करनी हो तो हम वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पे बिजली बनाने के लिए हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंजन जनरेटर सेट, जिसके इस्तेमाल से हम जो है बिजली बनाते हैं और फिर उससे हम वेल्डिंग करते हैं। 35वां प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो को कैसे बुझाया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के बाद लो को बुझाने के लिए सबसे पहले हम एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम पहले ऑक्सीजन गैस को बंद कर देंगे और बाद में एसिटिलीन गैस को बंद करेंगे तो इससे बैकफायर की समस्या होती है। तो उस बैकफायर की समस्या से बचने के लिए ही पहले एसिटिलीन वाल्व को बंद किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद किया जाता है। 36वां प्रश्न है, थ्रेड एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो दो चूड़ियां आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे इन चूड़ियों के बीच की जो दूरी है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिच, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 37वां प्रश्न है, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? तो यहाँ पे इस स्टड को निकालने के लिए प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही बेसिक और सामान्य विधि है। ज्यादातर क्या होता है, मार्केट में जो मिस्त्री होते हैं नॉर्मली जब कोई स्क्रू या स्टड इस तरह से टूट जाता है तो उसको निकालने के लिए वो छेनी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो छेनी का इस्तेमाल करते हैं वो तो सिर्फ एक जुगाड़ होता है, लेकिन अगर इस काम को सही तरीके से किया जाए तो इसके लिए प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो विधि है ये एक प्रिक पंच विधि है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 38वां प्रश्न है, ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल के अंदर जो फ्लूट्स कटे होते हैं वो मेटल पार्ट्स के कटे हुए चिप्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 39वां प्रश्न है, फाइलिंग करते समय वाइस में जॉब को पकड़ने की सबसे अच्छी स्थिति डैश होती है? तो जब हम किसी जॉब पर फाइलिंग करते हैं तो उसको जब हम बेंच वाइस में पकड़ते हैं या फिर किसी भी वाइस में, तो उसकी जो सबसे अच्छी स्थिति है वो क्या है? वो होती है काम करने वाले कारीगर की कोहनी के स्तर पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न है, स्क्राइबर के साथ लाइन बनाने में किस उपकरण का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे मार्किंग के लिए जो पेंसिल जैसा उपकरण आपको देखने को मिल रहा है ये है स्क्राइबर, और स्क्राइबर से यहाँ पे मेटल पार्ट्स के ऊपर जो है लाइनें बनाई जा रही हैं। तो जिस टूल का हम यूज कर रहे हैं जो कि एल शेप में आपको देखने को मिल रहा है ये है ट्राई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। इसके इस्तेमाल से हम जो है समानांतर लाइनें भी खींच सकते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से हम किसी भी मेटल पार्ट को 90 डिग्री के एंगल में भी चेक कर सकते हैं। 41वां प्रश्न है, एक रिवेटेड जॉइंट में प्लेटों के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, इन्हें रिवेट किया जाता है, तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? तो जो दो मेटल पार्ट्स होते हैं जब हम उनको एक के ऊपर इस तरह से रखते हैं, जैसे कि एक मेटल पार्ट ये हो गया और इसके ऊपर हमने फिर दूसरा मेटल पार्ट रखा और इनको हमने जो है रिवेट करके जोड़ दिया, तो इस तरह से एक के ऊपर जब दूसरा पार्ट होता है तो उसे हम लैप जॉइंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। इसके अलावा वेल्डिंग करते समय जब मेटल पार्ट्स इस तरह से साइड बाय साइड आपको देखने को मिले और तब उनको जो हम वेल्डिंग से जोड़ दें तो इस तरह का जो जॉइंट होगा उसे कहेंगे बट जॉइंट। 42वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को पहचाने। तो चित्र के अंदर आपको एक जॉइंट देखने को मिलेगा, ये जो जॉइंट है ये एक यूनिवर्सल कपलिंग जॉइंट है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है, खराद ऑपरेशन के माध्यम से जॉब के पदार्थ में उत्पन्न खुरदरेपन और विभिन्न आकार दिखाए गए हैं जो डैश कहलाते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आपको जो 4 जॉब दिखाई गई है जिनके ऊपर अलग अलग तरह के जो है निशान बनाए गए हैं।
तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें स्ट्रेट पैटर्न है, यानी कि सीधे निशान बनाए गए हैं, यानी कि कट बनाए गए हैं। और बीच के जो दो हिस्से हैं उनमें आपको एंगुलर पैटर्न यानी कि तिरछे पैटर्न देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट में जॉब है उस पे आपको डायमंड पैटर्न देखने को मिलेंगे, यानी कि इस तरह से क्रॉस में। तो यहाँ पे इन जॉब के ऊपर जो काम किया गया है ये क्या है, इसे कहते हैं नर्लिंग, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छेनी से ग्रूव बनाया जा रहा है, ग्रूव के अंत तक पहुंचने पर आप धातु को एक गांठ के रूप में तोड़ने से कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक जॉब बना के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मेटल पार्ट है और मैं जो है यहाँ से इसको काटता हुआ चला इस तरफ, मैंने यहाँ पे ग्रूव बनाता हुआ गया और यहाँ पे जब मैं पहुँच गया तो मान लो यहाँ पे आकर के मैं छेनी से जो है यहाँ पे ग्रूव बनाऊंगा, हथौड़े से यहाँ पे वार करूंगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है सीधा ग्रूव नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पूरा का पूरा टुकड़ा कट के बाहर निकल के गिर जाएगा, जिससे हमारी जॉब खराब हो जाएगी। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम मेटल पार्ट के लास्ट में पहुंच जाएं, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा मेटल पार्ट बनाता हूं। तो जैसे ही मेटल पार्ट के लास्ट में पहुंच जाएं तो हम क्या करेंगे, हम विपरीत दिशा से यानी कि उल्टी दिशा से यहाँ पे इस कट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको काटेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक गांठ के रूप में जो है ये जॉब टूटने से बच जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, विपरीत भाग से अंतिम भाग को हम चिप करेंगे। 45वां प्रश्न है, एसिटिलीन के उत्पादन में जल को डैश में मिलाया जाता है। तो जो एसिटिलीन गैस होती है गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर मार्केट में जो वेल्डिंग की दुकानें होती हैं उनके बाहर की तरफ इस तरह का एक जुगाड़ सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। एक्चुअल में होता क्या कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड के फ्लेक्स डाले जाते हैं और उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है। ये अंदर की तरफ एक रासायनिक क्रिया करता है और एसिटिलीन गैस का उत्पादन वहां से होता है। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कार में सीट बेल्ट का क्या उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह है टक्कर लगने पर हानिकारक गतिविधि से बेल्ट पहनने वाले व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, भट्ठी में उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो जो भट्ठी होती है जिसके अंदर लोहा पिघलाया जाता है उसके तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। 49 क्वेश्चन है, इन मेटल्स में से किसका उच्चतम घनत्व है। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो लेड की होती है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक डैश के दोनों सिरों पर चूड़ियां होती हैं। तो जो स्टड होते हैं उनके दोनों किनारों पर चूड़ियां कटी होती हैं, उनमें कोई भी हेड वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माप उपकरण एक स्थायी प्रकार का उपकरण है, यानी कि एक ऐसा टूल जो कि फिक्स है, जो कि अपनी परिस्थिति को चेंज नहीं करता है। तो वो होता है स्टील का पैमाना यानी कि फुटा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोल्ट जिसके शीर्ष सिरे पर वृत्तीय चक्र होता है और जिसका प्रयोग रस्सी या चेन को बांधने के लिए होता है वो डैश नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के जो बोल्ट होते हैं उन्हें कहते हैं आई बोल्ट, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयरिंग में चिन्हित एक्स भाग का नाम क्या है। आपने देखे होंगे जो बेयरिंग होते हैं उनके दोनों तरफ आपको कुछ में प्लास्टिक की और कुछ में मेटल की एक परत देखने को मिलती है। तो ये जो परत होती है ऊपर की तरफ जो बनाई जाती है इसे कहते हैं बॉल केज, यानी कि बेयरिंग के अंदर जो बॉल्स होती हैं उनको निश्चित दूरी पर बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक में दिए गए ग्रूव का क्या उद्देश्य है। तो जो वी ब्लॉक होता है उसमें दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रूव्स कटे होते हैं। तो वो जो ग्रूव होते हैं वो क्लैंप को सहारा, क्लैंप को स्थान देने के लिए होते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर लगाया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान रूप से प्रेषित होगा। तो ये जो नियम है ये पास्कल का नियम है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।